मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। ध्यान से सुनना इस लाइन को, एक बहुत ही मोटिवेशन लाइन है, आपके जीवन से संबंधित है कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। यदि हौसला हो तो फासला क्या है। और आप हौसला रखिए, जो आपकी कंपटीशन एग्जाम की जिस तैयारी कर रहे हो उस तक पहुंचने के लिए जो आपको रखना पड़ेगा क्या, हौसला। तो हौसला रखोगे तो क्या होगा, मंजिल अपने आप आराम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को, जो कि हमारा चल रहा है 30 मिनट शो, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम, प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से संबंधित हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं क्वेश्चन। तो ध्यान से देखना इसको अच्छे से, एक एक जो प्रश्न है ना वो आपके रेलवे के एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि रेलवे के विभिन्न एग्जामों में कि जीके जीएस का लेवल क्या होता है, किस प्रकार से आपको पढ़ना है। उसी प्रकार से आपकी एक टॉपिक वाइज डिटेल में जो वीडियो आती है डेली, हम जिसमें पॉलिटी कवर कर रहे हैं, वो वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि आपके प्रत्येक एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपकी जीके जीएस आती है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मौर्य साम्राज्य की, और मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि क्या है मौर्य साम्राज्य, कौन कौन से शासक इसमें हुए थे, किन्होंने क्या क्या काम किए थे, उनसे संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और पहला प्रश्न आपके सामने है, और प्रश्न का आंसर आपको देखना है कि क्या होगा कि 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा राजधानी शहर नहीं था। जो 16 महाजनपद थे उनकी यहां पर बात की गई है, उनके संदर्भ में निम्न में से कौन सा राजधानी शहर नहीं था। इनमें से कौन सा नहीं था जो 16 महाजनपदों की राजधानी नहीं था। ध्यान से देखना, इस प्रश्न को समझना है। यहां पर देखिए पहला ऑप्शन है अवंती। देखिए अवंती जो है ना वो आपका आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अवंती जो था वो जनपद था, महाजनपद था, जिसकी राजधानी क्या थी, उज्जैन थी। अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैन। और यहीं पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा राजधानी शहर नहीं था। तो यहां पर अवंती जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अब देखिए बात करें श्रावस्ती की, तो बच्चों ध्यान से देखना, जो श्रावस्ती है ना ये किसकी राजधानी है, ये कौशल की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी, कौशल की। यहां पर हम 16 महाजनपदों के बारे में बात कर रहे हैं। उज्जैन के बारे में हमने बात कर ली कि उज्जैन किसकी राजधानी था, अवंती की। कौशांबी की बात करें तो कौशांबी था वत्स की राजधानी। किसकी, वत्स की राजधानी थी कौशांबी। एक और आपको ध्यान रखना है, मत्स्य जो जनपद था, मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो थी विराटनगर। क्या थी, विराटनगर। तो ये आपको पता होना चाहिए, सीधी सी बात है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा राजधानी शहर नहीं था। तो कौन सा नहीं था बच्चों, अवंती नहीं था। ठीक, क्यों, क्योंकि अवंती एक महाजनपद था और अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैन थी। कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। और कौशांबी की राजधानी, वत्स की राजधानी क्या थी, कौशांबी। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी था विराटनगर। आ गई बात समझ में। चले अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न है कि लगभग 261 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट ने कलिंग पर जीतने के लिए, कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। देखिए ये प्रश्न तो इजी सा प्रश्न, आप सभी को पता है, आपने इसको रट रखा है। क्या कर रखा है, रट रखा है। 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था, या कलिंग को जीता था किसने, अशोक ने। ठीक, ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। अब इससे संबंधित जो पॉइंट है ना वो आपको देखने हैं। ये प्रश्न तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि इस प्रश्न को यदि आप करके भी खुश हो रहे हो ना कि मैंने ये प्रश्न सही कर दिया, अच्छी बात है, आपने सही किया है। लेकिन इससे संबंधित जो चीजें हैं, जो फैक्ट है, उनको ध्यान रखना आपके लिए
जरूरी है। सबसे पहले बात आती कि अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ये आक्रमण हुआ था, ये आक्रमण किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, 8वें वर्ष। ये पूछा जा सकता है कि अशोक के राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था? 8वें वर्ष किया था। यहां पर जो आक्रमण हुआ ना, तो कलिंग के शासक थे नंदसेन, उनको पराजित कर दिया था। क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखनी है, यहां से जो अशोक है ना, जो मौर्य वंश के शासक थे, मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे, वो यहां से बहुत ज्यादा दुखी हो गए। अब वो दुखी क्यों हुए? क्योंकि इस युद्ध में बहुत से लोगों की जान चली गई। उन्होंने देखा चारों तरफ जो था ना, वो रक्तपात फैला हुआ था, लोगों की लाशें इस प्रकार से बिछी हुई थी, पैर रखने तक की जगह नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, इस युद्ध के बाद ही जो युद्ध घोष की नीति थी, युद्ध घोष की नीति मतलब जो आक्रमण ये करते थे, उस नीति को चेंज कर दिया और इन्होंने अपना लिया धम्म घोष। ठीक है, धम्म घोष मतलब धर्म का मार्ग, धर्म की नीति को इन्होंने अपना लिया। तभी तो आपने देखा होगा कि ये किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के थे। इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था, इतना तो पता है ना। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने युद्ध घोष की नीति को त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको तो ध्यान रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मौर्य वंश के बारे में बात करें तो मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार से हुई थी, स्थापना किसने की थी, वो देखिए। नंद वंश का शासक था एक गणानंद। कौन था? गणानंद। और गणानंद को पराजित किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से? कौटिल्य की सहायता से, विष्णुगुप्त की सहायता से, चाणक्य की सहायता से। एक ही नाम, एक ही व्यक्ति है, नाम अलग अलग है। इनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक गणानंद को पराजित करके मौर्य वंश की नींव डाली थी। किस वंश की नींव डाली थी? मौर्य वंश की। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने नंद वंश के शासक गणानंद को पराजित करके मौर्य वंश की नींव डाली थी। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। देखिए, नाम से ऐसा लग रहा है कि ये इकोनॉमी से संबंधित होगी। ठीक है, अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र से संबंधित होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यह भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ये राजनीति से संबंधित है। किससे? पॉलिटिक्स से संबंधित है, राजनीति से संबंधित ये पुस्तक है। तभी तो हमारे देश में जो नेता है, जो कोई ऐसा कार्य कर जाता है, उसको क्या बोलते हैं कि चाणक्य है। राजनीति का क्या है? चाणक्य। ठीक है, इसीलिए तो ये उपनाम नेताओं को दिया जाता है कि वो राजनीति का चाणक्य, उसने ऐसा कर दिया, उसने वहां सरकार बना दी, उसने वैसा कर दिया। तो यहां पर हमने बात की थी इस प्रश्न से संबंधित। तो प्रश्न क्या था हमारा कि कलिंग का युद्ध के बारे में हम यहां पर बात कर रहे थे। इसके बाद यहां पर बात करें हम बिंदुसार से संबंधित, तो बिंदुसार को यूनानियों ने अमित्रघात की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? अमित्रघात की संज्ञा दी थी। यह भी आपको ध्यान रखना है, मित्रघात का मतलब क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से किसका श्रेय कौटिल्य को जाता है या कौटिल्य को दिया जाता है? देखिए, अभी अभी हम बात कर रहे थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। तो यहां पर हमारा ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। कौटिल्य चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित है। मुद्रा राक्षस की बात करें तो ये लिखी थी विशाख दत्त के द्वारा। विशाख दत्त ने ये लिखी थी। ठीक है, इंडिका की बात करें तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। मेगास्थनीज ने लिखी थी। रत्नावली की बात करें तो हर्षवर्धन की है। किसकी है? हर्षवर्धन की। तो इन पुस्तकों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि किसके द्वारा ये लिखित है। जैसे हमने बात की कि अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा, इंडिका जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा, और रत्नावली जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा। देखिए, मेगास्थनीज जो है ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर ने एक राजदूत भेजा था, वो था मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तकें लिखी थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया? जो उदयन था, उसने जो मगध की राजधानी है,
जो पहले थी उसको वहां से हटाकर कहां पर स्थानांतरित पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। अब कहां से हटाया इसको देखने से पहले एक पॉइंट ध्यान रख लेना। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। उसने राजगीर से इस राजधानी को उठाया और कहां पर रख दिया? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना ली, मगध की राजधानी बना ली। कहां से उठाया? राजगीर से उठाया और पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी को बना लिया। ठीक है, यहां पर देखिए आपको सारनाथ दिख रहा होगा। जब हमने बौद्ध धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित टॉपिक को कवर किया था तब मैंने बताया था, आशा है कि आप उसको अच्छे तरीके से आपने उस टॉपिक को पढ़ा होगा। यदि पढ़ा है तो सारनाथ से संबंधित क्या पॉइंट बनता है, क्या प्रश्न बनता है, क्या आंसर होगा, किससे संबंधित है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि सारनाथ किससे संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। लोरिया नंदगढ़ स्तंभ रिक्त स्थान में स्थित है। देखिए लोरिया नंदगढ़ स्तंभ की हम बात कर रहे हैं। ये निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है या कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है चंपारण में। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा? चंपारण बिहार में। चंपारण बिहार में स्थित है लोरिया नंदगढ़ स्तंभ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने पहले निम्न में से किस नदी को पार किया था? देखिए 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। किसने किया था? सिकंदर ने। किस नदी को पार किया था उसने सिंधु नदी को पार किया था। किस नदी को? सिंधु नदी को। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने के पीछे बहुत से रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि जो सिकंदर था ना, वो विश्व विजेता बनने निकला था। क्या विश्व विजेता बनने निकला था? इसी वजह है, यही वजह है कि उसने भारत पर आक्रमण किया था। और भारत पर आक्रमण पहले पोरस राजा के साथ लड़ाई लड़ी थी। किस राजा के साथ? पोरस राजा के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। चलिए, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन दमेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान करवाया गया था? यहां पर जो प्रश्न पूछा है वो सीधा सीधा दमेक स्तूप से संबंधित है। दमेक स्तूप से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रख्यात भवन है दमेक स्तूप, उसका निर्माण किस वंश के शासनकाल के दौरान करवाया गया? तो किस वंश के? मौर्य वंश के। ऑप्शन डी क्या होगा यहां पर? करेक्ट होगा। मौर्य वंश के जो शासक थे कौन थे? अशोक। उन्होंने दमेक स्तूप का निर्माण करवाया था और ये कहां पर है? सारनाथ में। और कब करवाया था? 249 ईसा पूर्व। 249 ईसा पूर्व मौर्य वंश के शासक अशोक ने क्या किया था? दमेक स्तूप का निर्माण करवाया था, जो कि सारनाथ में स्थित है। कहां पर स्थित है? सारनाथ में स्थित है। यह सारनाथ नाम आपके आगे फिर से आ गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सेल्यूकस निकेटर नामक रिक्त स्थान शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। देखिए सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व। ठीक है, 305 ईसा पूर्व, जिसमें सेल्यूकस निकेटर क्या हो गया था? पराजित हो गया था, जो कि एक यूनानी शासक था। पहले तो आंसर देख लीजिए, ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। यहां पर रिक्त स्थान में क्या आएगा? यूनानी शासक था। सेल्यूकस निकेटर यूनानी शासक था जिसने युद्ध किया था 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की क्या हो गई थी? पराजय हो गई थी। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी कर दी। किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में दिए थे। ऐसा बताया जाता है कि 500 हाथी किसको उपहार में दिए थे? सेल्यूकस निकेटर को उपहार में दिए थे। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसके बाद हम बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसको 4 प्रांत भी दिए गए थे सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि सेल्यूकस निकेटर ने एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीज।
जिसका क्या नाम था, मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीज। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी, इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो जो राजदूत है ना वो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है प्रश्न कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था या किसके दरबार में गया था। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आपके कवर होने चाहिए, अच्छे तरीके से आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। यहां पर हम यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर से संबंधित प्रश्न को हल कर रहे हैं, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए, निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है? निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं? तो वो है आपके गिरनार गुजरात में। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए, गिरनार गुजरात में जो अशोक के शिलालेख है ना, उन अशोक के शिलालेखों में मनुष्य तथा पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था, पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना इसको, कि जो गिरनार गुजरात के शिलालेख हैं उनमें मनुष्य तथा पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था और जो आयुर्वेदिक पेड़ पौधे हैं उनको लगाने की जानकारी मिलती है गिरनार गुजरात के शिलालेखों में। ठीक है, यहां पर आपके सामने कलसी है, ये कलसी नहीं कालसी शिलालेख है। कौन सा है, कालसी, जो कि यूपी में स्थित है, जिसकी खोज की गई थी किसके द्वारा, फॉरेस्ट के द्वारा, फॉरेस्ट के द्वारा जिसकी खोज की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। गिरनार कहां पर है, गुजरात में। और गिरनार गुजरात में जो अशोक के शिलालेख हैं उनमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, अशोक के द्वारा मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था तथा आयुर्वेदिक पेड़ पौधे लगाने के से संबंधित जानकारी मिलती है। यहां पर बात की हमने कालसी शिलालेख की, जो कालसी शिलालेख है वो यूपी में आपका, जिसकी खोज फॉरेस्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, शक युग आरंभ हुआ था। यहां पर शक युग की बात कर रहे हैं, इससे संबंधित प्रश्न एक और आता है, शक संवत। शक युग आरंभ हुआ था कनिष्क के समय। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए, कनिष्क ने शक संवत चलाया था 78 ईस्वी में। कब चलाया था, 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत चलाया था। इसके बाद बात करें तो कनिष्क ने कनिष्कपुर नगर बसाया था। कनिष्कपुर नगर बसाया था, किसने बसाया था, कनिष्क ने बसाया था। आ गई बात समझ में। कनिष्क ने शक संवत चलाया था, कब, 78 ईस्वी में चलाया था, और कनिष्क ने कनिष्कपुर नगर बसाया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? कौन से मूल भारतीय राजवंश था जिसने अपने जो शासक थे, उस वंश के जो शासक थे, उन शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? कहने का मतलब इन्होंने जो सिक्के चलाए थे उन सिक्कों पर उन शासकों की क्या थी, फोटो थी। ठीक है, कहने का मतलब उन शासकों के चित्र उन पर अंकित थे। तो कौन से वंश के थे, तो वे थे आपके सातवाहन वंश के। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट होगा। सातवाहन वंश की जो स्थापना है, जो संस्थापक है वो सिमुक है। कौन है, सिमुक। और एक और बात है जो आपसे पूछी जा सकती है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में आपने सुना होगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये नाम आपने सुना होगा, सातकर्णी। इसके समय जो सातवाहन वंश था ना वो अपने चरम पर था। कहने का मतलब ये जो शासक था, ये कुशल एक योग्य शासक था सातवाहन वंश का। इस समय जो सातवाहन वंश था वो अपने चरम पर था। तो आपसे एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सातवाहन वंश किसके शासनकाल के समय अपने चरम पर था? तो वो नाम होगा आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिन्होंने, और यही वो वंश है जिन्होंने अपने सिक्कों पर चित्र वाले अपने खुद के चित्र की सिक्के जारी किए थे। ठीक है, और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, संस्थापक कौन है, सातवाहन वंश के, तो वो है सिमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा के उदयगिरी से आथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा रिक्त स्थान ने लिखा था। उड़ीसा के जो उदयगिरी से आथी गुम्फा शिलालेख है वो कलिंग के राजा किसने लिखा था?
तो कलिंग के राजा थे खारवेल। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। कलिंग के राजा कौन थे, खारवेल थे, जिनके द्वारा ये उड़ीसा के उदयगिरी में आथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखा था। कौन सा था, खारवेल। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए, ये था कलिंग का राजा खारवेल, इससे संबंधित था आथी गुम्फा अभिलेख, आथी गुम्फा शिलालेख। अब इस आथी गुम्फा शिलालेख में है क्या, किसके बारे में जानकारी मिलती है, जो कलिंग का राजा था ना खारवेल, उसकी वार्षिक जो उपलब्धियां थी, क्या थी, वार्षिक उपलब्धियों के बारे में आथी गुम्फा शिलालेख में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसके बारे में जानकारी मिलती है, आथी गुम्फा शिलालेख में कलिंग राजा, जो कलिंग शासक था खारवेल, उसकी वार्षिक उपलब्धियों के बारे में। और एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इस आथी गुम्फा शिलालेख में गहरी कटी हुई, कहने का मतलब पत्थर पर अच्छी तरह से कटाई की हुई ब्राह्मी लिपि में 17 पंक्तियां अंकित हैं। कितनी पंक्तियां हैं, 17 पंक्तियां अंकित हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। आ गई बात समझ में। आथी गुम्फा शिलालेख किससे संबंधित है, कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। और उसमें क्या है कि जो खारवेल शासक था उससे संबंधित जो वार्षिक उपलब्धियां थी उसकी, वो इस पर अंकित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। मौर्य शासक अशोक द्वारा सारनाथ स्तंभ में बना शेर निर्मित है। मौर्य शासक अशोक द्वारा सारनाथ स्तंभ में जो शेर बना है वो निर्मित है, किससे निर्मित है, बलुआ पत्थर से। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो सारनाथ स्तंभ है, जो उसमें शेर बना हुआ है, वो किससे निर्मित है, बलुआ पत्थर से। देखिए इसके फलक पर 4 शेर हैं, 4 शेर है जो एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए। ठीक, और इसी को चिन्ह को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में भी स्वीकार किया गया है। इसी चिन्ह को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में भी स्वीकार किया गया है। किसको, जो सारनाथ अशोक स्तंभ में जो 4 शेर बैठे हुए एक दूसरे की तरफ पीठ करके हुए, उसको। ठीक, बलुआ पत्थर के द्वारा निर्मित है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे। कौन से राजा थे जो संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे, तो कौन थे, अशोक थे। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट। देखिए अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, किसके लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां पर भेजा था, श्रीलंका भेजा था। प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। ठीक है, इसी के साथ अशोक ने श्रीनगर बसाया था। क्या बसाया था, श्रीनगर बसाया था। कनिष्क के बारे में बात करें तो मैंने बताया था कनिष्कपुर बसाया था। क्या बसाया था, कनिष्कपुर बसाया था। ठीक है, और पेशावर में स्तूप का निर्माण करवाया था कनिष्क ने, यह भी ध्यान रखना। और शक संवत चलाई थी 78 ईस्वी में। कब, शक संवत चलाई थी 78 ईस्वी में। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न, किससे संबंधित हैं, आपके मौर्य साम्राज्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। कि आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, ये क्लास जो थी एक अच्छी क्लास, जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और यदि आपका कोई भी डाउट हो और इस टॉपिक से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो और जो मैंने आपको प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी को पता चले कि यहाँ पर जो रेलवे की क्लासेज हैं वो शानदार ज़बरदस्त तरीके से, जो कि आपको एक पेड बैच उसमें जो उपलब्ध होती है वो चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाई जा रही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।